एक घर में हंसता खेलता खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में रोशन लाल, उसकी पत्नी शांति देवी और उनका इकलौता बेटा राहुल रहते थे। राहुल की कुछ समय पहले ही काफ़ी अच्छी नौकरी लगी थी, जिसके बाद उसको काफ़ी अच्छे शादी के रिश्ते भी आने लगे थे। शांति देवी को उनमें से एक रिश्ता पसंद आ गया और वो एक दिन राहुल से इस बारे में बात करती हैं। राहुल बेटा, देख तो ये लड़की कितनी सुंदर है। इसका परिवार भी बहुत अच्छा है। लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी और संस्कारी है। आपको कैसे पता कि संस्कारी है? अरे तेरी बुआ ने ये रिश्ता बताया है। उनके तो पड़ोस में ही रहती है ये लड़की। क्या नाम है इसका? मीनाक्षी। हाँ, देख तो नाम भी कितना अच्छा है। तेरी बुआ बता रही थी कि बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है। ठीक है माँ, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है, आप देख लो। शांति देवी बहुत खुश हो जाती है और जल्द ही मीनाक्षी के घर वालों से रिश्ते की बात करती है। कुछ ही समय में राहुल और मीनाक्षी की शादी हो जाती है। मीनाक्षी सच में बड़ी ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो घर में आते ही सब संभाल लेती है। अरे बहू, इतनी रात हो गई है और तू अभी तक रसोई में लगी हुई है। अरे माँ जी, बस थोड़े से बर्तन पड़े थे तो मैंने सोचा धोकर ही सो जाऊंगी। तू भी ना बहू, पूरा दिन काम काम काम। अरे तुझे थोड़ा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आप भी ना माँ जी बेकार में मेरी फिक्र करती हैं। मुझे ये सब काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। आप ना ज़्यादा सोचो मत और अंदर कमरे में जाकर आराम करो। मैं आपके लिए अभी गर्म दूध लेकर आती हूँ। मीनाक्षी सब काम खत्म करके राहुल के साथ कमरे में वक्त बिताती है। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दिन कैसे बीत रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। पर एक दिन राहुल की हंसती खेलती जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि सब उथल पुथल हो गया। राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था, तभी उसके पास एक फ़ोन आया जिसने उसके होश उड़ा दिए। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। किसका फ़ोन था? नहीं कुछ नहीं, वो बस ऑफिस से फ़ोन था। आज अचानक कोई मीटिंग रख दी है और मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे जल्दी निकलना होगा। ठीक है, मैं अभी आपका खाना पैक कर देती हूँ। अरे नहीं, मैं ऑफिस कैंटीन में खा लूँगा, रहने दो तुम। हड़बड़ाता हुआ राहुल घर से निकल जाता है। उसके बाद वो ऑफिस नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है और बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगता है। कितनी देर हो गई, यही तो बोला था उसने आने को, फिर अभी तक आई क्यों नहीं? राहुल इतना सोच ही रहा था कि तभी सामने से शीतल आती है। मुस्कुराती हुई शीतल राहुल के पास आकर बैठ जाती है। हेलो राहुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या बात करनी है तुमको मुझसे? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे अरे अरे, बड़ी जल्दी में हो। पहले तो मिलते थे तो बस जाने का नाम भी नहीं लेते थे, और अब देखो कितनी जल्दी है भागने की। प्लीज शीतल, ये सब बातें करने का अब कोई मतलब नहीं है। बताओ ना जल्दी से, क्या काम है? देखो राहुल, आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? मेरी शादी हो चुकी है। तो तोड़ दो। शीतल, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना, समझी? राहुल वहाँ से जाने लगता है कि शीतल राहुल से कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ राहुल। ये सब क्या बकवास है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, मैं अपने करियर के चक्कर में तुमको छोड़कर चली गई थी, पर उसके कुछ दिन बाद जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इस बच्चे के लिए मुझे वापस आना पड़ा। देखो, मैंने तुमको धोखा नहीं दिया था, तुमने दिया था मुझे। और अब मैं शादीशुदा हूँ और बहुत खुश भी हूँ, इसलिए ये सब ड्रामा बंद कर दो और जाओ यहाँ से। तुम्हें मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जाना ही होगा। मैं बड़े प्यार से तुम लोगों के साथ रहूंगी। बस इस बच्चे की खातिर हमें ऐसा करना ही होगा राहुल। शीतल, तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब करके तुम्हें क्या मिल रहा है? ऐसे कोई लड़की किसी शादीशुदा आदमी के साथ कैसे रहने को तैयार हो सकती है? देखो राहुल, अभी तो मैं बड़े प्यार से तुमसे बात कर रही हूँ, पर अगर तुम नहीं माने तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी और पूरी जिंदगी तुम जेल में सड़ोगे। अच्छे से सोच लो, मुझे घर लेकर जाओगे या नहीं? राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वहाँ से चला तो जाता है, पर हर पल उसके दिमाग में यही सब घूम रहा था। ऑफिस में भी उसका काम में ध्यान नहीं लगता और घर आने पर भी वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। अगर कुछ बात है तो बता दो ना। सुबह भी ऐसे अचानक चले गए और अभी भी जब से आए हो परेशान दिख रहे हो। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम जाओ यहाँ से, बाद में बात करूँगा। राहुल पूरी रात सो नहीं पाता। वो लेटे लेटे बस यही सोचता रहता है, अगर मैं शीतल से शादी नहीं करूँगा तो वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। क्या करूँ मैं?
कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। अगले दिन राहुल फिर से जाकर शीतल से मिलता है और उसे घर लाने को मान जाता है। राहुल और शीतल घर वालों को दिखाने के लिए गले में माला डालकर घर आते हैं। जब मीनाक्षी उन दोनों को साथ में ऐसे देखती है तो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। अरे अरे दीदी, ये क्या हो गया दीदी को? जल्दी पानी लेकर आइए ना। राहुल जल्दी से पानी लेकर आता है और मीनाक्षी के चेहरे पर छींट मारता है। मीनाक्षी होश में आती है तो उसके सामने राहुल और शीतल गले में माला डाले खड़े थे। इतने में अंदर से आवाज सुनकर राहुल के माँ बाप भी बाहर आते हैं। राहुल, क्या है ये सब? ये लड़की कौन है? अरे माँ जी, चलो ना माँ जी और बाबूजी का आशीर्वाद लेते हैं। शीतल जाकर राहुल की माँ के पैर छूती है पर वो दूर हट जाती है और चिल्लाकर राहुल से पूछती है, क्या है ये सब राहुल? कुछ पूछ रही हूं मैं। माँ, वो मैं अरे माँ जी, ये तो 2 दिन लगा देंगे बताने में। मैं आपको बताती हूँ। मेरा नाम है शीतल और आज ही हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है, तो उस हिसाब से मैं आपकी बहू हुई। और हाँ, मैं मीनाक्षी दीदी की सातन। ये औरत क्या बकवास कर रही है? आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सच बोल रही है मीनाक्षी। मैंने इससे आज शादी कर ली है और अब ये यहीं रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। बोल दो ये मजाक है, बोल दो। मीनाक्षी, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। इस बात पर यकीन करना सबके लिए बड़ा ही मुश्किल था। मीनाक्षी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। राहुल के माँ बाप भी सदमे में चले गए थे, पर मीनाक्षी बड़ी खुश थी। अजी, अब तो बता दो मेरा कमरा कौन सा है? मेरा मतलब है हमारा कमरा। ऊपर ऊपर छत पर एक किराएदार का कमरा था जो मैंने खाली करवा दिया है। अब से वो तुम्हारा कमरा है। जाओ वहाँ जाकर आराम करो। शीतल ऊपर जाकर अपना सब सामान सेट कर लेती है। उसके बाद वो घर में मीनाक्षी की तरह रहने लगती है। अगली सुबह वो सबसे पहले उठकर मंदिर में पूजा पाठ करके रसोई में जाकर सबके लिए खीर बनाती है। जब सब लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो शीतल सबके लिए खीर लेकर आती है। अरे उठ गए आप सब? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। चलो अब जल्दी से ये खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। मुझे नहीं खानी तेरे हाथ की कोई चीज़। राहुल बेटा, अगर हो सके ना तो हम सबके लिए जहर ला कर देते, वो इस खीर से तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। माँ, ऐसा मत बोलो। तो कैसे बोलूँ? तुझे तो शर्म नहीं आई? ये शिक्षा दी थी क्या मैंने तुझे कि एक बीवी के होते हुए दूसरी उठा लाए? अरे तुझे तो शर्म से मर जाना चाहिए। पता नहीं हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। माँ जी, आप उसकी ज़रा भी चिंता मत करो। मैं इस घर में दुनिया वालों की नज़र में किराएदार बनकर रहूंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। घर की बात घर में रहेगी। अरे तू तो चुप ही हो जा, समझी? कैसे तू एक औरत का घर बर्बाद कर सकती है? माँ जी, इतना गुस्सा मत करो ना। आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। राहुल की माँ आवाज से उठकर ही चली जाती है। उसके बाद शीतल खीर की कटोरी हाथ में लिए अपने हाथों से राहुल को खीर खिलाने लगती है। जल्दी मुंह खोलो और मेरे हाथ की खीर खाकर बताओ कैसी है। ये सब ड्रामा मुझसे नहीं होगा, समझी? तुमने जो बोला मैंने कर दिया। अब बस मुझे कुछ और करने को मत बोलो और चुपचाप यहाँ रहो। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। इतना गुस्सा मत करो ना बेबी। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तुम ऐसा गुस्सा करते हुए। हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। प्लीज़ मेरे पीछे से घर में कोई ड्रामा मत करना। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। अरे तुम कैसी बात करते हो? ये मेरा भी तो परिवार है। मैं सबके साथ बहुत अच्छे से रहूंगी। बस दूर रहना, इतना ही काफ़ी है। राहुल अपना बैग उठाकर गुस्से में ऑफिस चला जाता है। उसके बाद शीतल मीनाक्षी के कमरे में जाती है और जाते ही उसकी अलमारी खुलती है। ये तुम ऐसे मेरे कमरे में आ गई और मेरी अलमारी क्यों खोल रही हो? अरे दीदी, मैं तो बस इस अलमारी में से इनके कपड़े निकाल कर ले जा रही थी। अब तो ये मेरे साथ ऊपर आएंगे ना, फिर इनके कपड़े यहाँ रख कर क्या फ़ायदा। हाँ, सही कहती हो तुम। वैसे भी जब मेरा पति ही ले लिया तो मैं इन कपड़ों का क्या करूँगी। ले जाओ, सब ले जाओ। उनकी एक एक चीज़ यहाँ से ले जाओ। अरे दीदी, आप उदास मत हो। आप जब मर्जी उनके साथ वक्त बिताओ, उनसे बात करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सच में। कैसे बीवी हो तुम जो तुम्हें इन सब से कोई दिक्कत नहीं है? अरे औरत तो दुनिया में कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, कुछ भी बांट सकती है, पर अपना पति कभी नहीं बांट सकती। दीदी, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हो। वो आपके भी तो पति है ना, तो मैं आपको उनसे दूर कैसे रख सकती हूँ?
मुझे नहीं चाहिए वो पति। तुम ही रखो ऐसे धोखेबाज इंसान को। मैं तो कल ही यहाँ से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। अरे पर जाओ अब यहाँ से। ठीक है दीदी, जाती हूँ मैं। मीनाक्षी अपने सारे कपड़े बैग में पैक करके अगले दिन घर छोड़कर जाने लगती है। राहुल जब मीनाक्षी को जाते देखता है तो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर मीनाक्षी उसकी एक नहीं सुनती। प्लीज मीनाक्षी, ऐसा मत करो, मत जाओ ये घर छोड़कर। दूर हट जाओ मुझसे, चले जाओ। मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। नहीं देख सकती आपको हर पल एक दूसरी औरत के साथ। बहू मत जा, मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊंगी। माँ जी, हमारा साथ यहीं तक का था, अब आप इस बहू के साथ खुश रहो। चलती हूँ मैं। मीनाक्षी किसी की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। राहुल बड़ा बेबस हो जाता है और कमरे में जाकर खूब रोता है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं कितना बुरा हूँ। काश मैं तुम्हें सच्चाई बता पाता मीनाक्षी, काश मैं बता पाता कि मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। मीनाक्षी के जाने के बाद घर में मातम छा जाता है और पूरे घर पर शीतल का राज हो जाता है। वो घर में सबके साथ बड़ी ही अच्छे से रह रही थी। सुबह उठकर घर के सारे काम कर लेती, सबको वक्त पर खाना बनाकर खिलाती और सबका बड़ा ध्यान भी रखती। राहुल की माँ को ये सारी चीज़ें हजम ही नहीं हो रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जी मुझे ना ये लड़की समझ में ही नहीं आ रही। देखो ना, जब से आई है कितने अच्छे से सारे काम करती है, सबका ध्यान रखती है, और चाहे मैं इसे कितना भी सुना दूं मुझे पलट कर एक जवाब नहीं देती। तो ये तो अच्छी बात है ना। नहीं जी, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये इतनी अच्छी होती ना तो ये किसी का घर नहीं उजाड़ती, किसी के साथ इतना बुरा नहीं करती। कुछ तो गड़बड़ है। अब जो भी है यही है। ये सारी बातें छोड़ो, क्योंकि इन सब बातों को करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, आप सही कहते हो। चलो अब ज़रा मुझे वहाँ से जोड़ों के दर्द का तेल ला कर दो। अरे वो तो दिन में शीतल लेकर गई थी, मैं अभी जाकर उससे ले आती हूँ। अरे पर अभी तो काफ़ी रात हो गई है, सो गई होगी। अरे नहीं नहीं, वो तो देर से ही सोती है। मैं अभी जाकर ले आती हूँ, वरना आप पूरी रात नहीं सो पाओगे। राहुल की माँ ऊपर जाती है, पर जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो उसे राहुल की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो बड़े ध्यान से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगती है। देखो तुम मुझे और दुखी मत करो, पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी में आकर सब बर्बाद कर दिया। देखो अब ये सब बातें करके कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, इसलिए अच्छा होगा कि जो है उसी में खुश रहो। कैसे रहूं खुश? इस बच्चे की खातिर सब झेल रहा हूं मैं। अगर मुझे शादी से पहले इस बच्चे का पता चल जाता तो कम से कम मीनाक्षी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं करता। हैं? राहुल ये क्या बात कर रहा है? बच्चा शादी से पहले? मुझे ये सब अभी के अभी मीनाक्षी को फ़ोन करके बताना होगा। राहुल की माँ उल्टे पांव वापस नीचे आ जाती है और सारी बात मीनाक्षी को फ़ोन करके बताती है। मीनाक्षी अगले दिन से ही शीतल के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। बड़ी मुश्किल से उससे शीतल का एक ऐसा दोस्त मिल जाता है जिसकी शीतल से फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही थी। शीतल, हाँ वो किसी ज़माने में मेरी दोस्त थी, पर अब बिल्कुल भी नहीं। भगवान बचाए ऐसी लड़की से। मुझसे झूठ बोलकर इतने पैसे ले लिए और जब मैंने मांगे तो बस मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने उससे कभी बात ही नहीं की। देखो मुझे उसके बारे में सब जानना है, कहाँ रहती है, क्या करती है, कौन कौन है उसके परिवार में। देखो मेरा तो उससे कोई लिंक है ही नहीं। हाँ, उसका परिवार गांव में रहता है और वो अशोक नगर में रहती है, और वो जिससे प्यार करती है ना उससे जल्दी शादी भी करने वाली है। यही है ना वो लड़का जिससे वो प्यार करती है? अरे नहीं नहीं, ये थोड़ी ना है। मैंने तो इस लड़की को देखा है। अरे वो उसी जिम में जाता है जिसमें जाया करती थी ये भी। मैंने इसीलिए तो जिम जाना ही छोड़ दिया। क्या बात कर रही हो तुम? ये वो लड़का नहीं है? हे भगवान, बहुत बड़ी गड़बड़ है, मुझे पता करना ही होगा। मीनाक्षी उस जिम के बाहर खड़े होकर उस लड़के का इंतजार करने लगती है जिसका नाम था रजत। जैसे ही वो बाहर आता है वो उसका पीछा करती है। रजत एक कैफे में शीतल से मिलता है और मीनाक्षी वहां खड़ी दोनों की बातें सुनने लगती है। बस एक बार इस बच्चे के नाम सारी प्रॉपर्टी करवा लूँ, फिर हम दोनों यहाँ से फुर्र हो जाएंगे। हाँ, और वो बेवकूफ़ राहुल जिंदगी भर यही सोचता रह जाएगा कि ये सच में उसी का बच्चा था। अब आई पूरी कहानी समझ में। इसने राहुल को ब्लैकमेल करके उससे शादी की और असलियत में ये बच्चा राहुल का नहीं रजत का है। मुझे अब सबसे पहले उस डॉक्टर से मिलना होगा।
मीनाक्षी अब शीतल का पीछा करना शुरू करती है। 2 दिन बाद जब शीतल डॉक्टर के पास जाती है तो मीनाक्षी को उस डॉक्टर का पता भी लग जाता है। मीनाक्षी अकेले में उस डॉक्टर से मिलती है और उसे सारी कहानी सुनाती है। देखो, ये सब सुनकर मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी, पर जब तक वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा तब तक हम ये साबित नहीं कर सकते कि वो किसका बच्चा है। मीनाक्षी को अब उस बच्चे के आने का इंतज़ार करना पड़ता है और वो बहुत सोच समझकर अपने ससुराल वापस आ जाती है। मीनाक्षी को देखकर शीतल के तो होश उड़ जाते हैं। बाकी घर वाले भी बहुत हैरान थे कि आखिर मीनाक्षी वापस कैसे आ गई। मैंने बहुत सोचा और मैंने ये फैसला लिया है कि अब मैं यहीं रहूँगी। अब जो है जैसा है मैं उसी में खुश रहूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, अच्छा हुआ तू वापस आ गई। धीरे धीरे करके पूरे 9 महीने बीत जाते हैं और फिर शीतल एक बेटे को जन्म देती है। मीनाक्षी भी हॉस्पिटल में ही होती है और जल्दी से डॉक्टर से जाकर मिलती है। ये लो डीएनए रिपोर्ट्स, इसमें साफ लिखा है कि ये बच्चा राहुल का नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आज आपने मेरी शादी बचा ली। शीतल बड़ी खुशी खुशी बच्चा लेकर घर आ जाती है। 2-3 दिन मीनाक्षी एकदम चुप रहती है और शीतल का असली चेहरा सामने आने का इंतजार करती है। थोड़े ही दिन में शीतल अपने असली रूप में आ जाती है और घर वालों से सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम करने के लिए बोलती है। मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम कब हम दोनों माँ बेटों को घर से निकाल दो, इसलिए आपको ये सब इसके नाम करना होगा। अरे मैं ऐसा क्यों करूँगा? अपने बच्चे को घर से क्यों निकालूंगा? हाँ बहू, ये खून है हमारा, हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक दिन सच सबके सामने आएगा तब तो करोगे ना। उससे पहले सारी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम तो करनी पड़ेगी ताकि उस वक्त ये सब लेकर यहाँ से ये भाग सके। क्या बकवास करिए तुम? बकवास नहीं, सबूत है मेरे पास। ये देखो रिपोर्ट्स। ये कौन सी रिपोर्ट्स है? ये डीएनए रिपोर्ट्स है शीतल जी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये बच्चा राहुल का है ही नहीं। क्या? क्या ये राहुल का बच्चा नहीं है? नहीं माँ जी, ये तो इसका और रजत का बच्चा है। इसने राहुल को इस बच्चे के नाम पर ब्लैकमेल किया और इस घर में आ गई। इसने राहुल से कोई शादी नहीं की क्योंकि ये तो इस बच्चे के बाप रजत से शादी करने वाली है। अब बताओ शीतल, क्या करूं मैं तुम्हारा? बुलाऊं पुलिस को और करवाऊं तुमको अंदर? किसी को ब्लैकमेल करने के जुर्म में और इस बच्चे का इस्तेमाल करके सारी प्रॉपर्टी हड़पने के जुर्म में? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। प्लीज पुलिस को मत बुलाना। बस इस बच्चे की शक्ल देखकर तुमको छोड़ रही हूँ, वरना जो तुमने मेरे पति के साथ किया है ना, तुमको तो मैं जिंदगी भर जेल में सड़वाती। अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। शीतल अपना बच्चा लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राहुल अपना सर झुकाए मीनाक्षी के पास आकर उससे माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब आपने मजबूरी में किया। अब सब ठीक हो गया है, सब पहले जैसा, इसलिए वो सारी पुरानी बातें भूल जाओ। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम मेरी पत्नी हो। राहुल मीनाक्षी को गले से लगा लेता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और कुछ समय बाद शीतल और राहुल की एक प्यारी सी बेटी होती है। वो सब वापस से हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं और शीतल वो तो हमेशा के लिए शहर छोड़कर भाग जाती है। भिंडी से बना ससुराल। मृदुला की 2 संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटा यश उम्र में बड़ा था, इसलिए मृदुला पहले यश की शादी कर देती है और इस तरह सुकन्या मृदुला के घर दुल्हन बनकर आ जाती है। सुकन्या अब मृदुला निवास की इकलौती बहू थी। परिवार में यूं तो एक सास और एक ननद थी, लेकिन फिर भी सुकन्या के आने के बाद घर और रसोई की सारी जिम्मेदारी सास ने उसे ही सौंप दी थी। एक दिन, सुकन्या बहू, आज मुझे अपनी सहेली के यहाँ सत्संग में जाना है और दूसरी तरफ मेरी चचेरी बहन मुझसे मिलने यहाँ आ रही है। उसके बेटे की शादी है ना, तो बस कार्ड देने के लिए आ रही है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे तैयारियां होंगी। मेरा जाना भी ज़रूरी है। आप चिंता मत करिए मम्मी जी, मौसी जी के यहाँ आने की सारी तैयारी मैं देख लूँगी। आप आराम से जाइए, बस ये बता दीजिए कि वो कितने बजे तक आएंगी, मैं खाना नाश्ता सब बनाकर तैयार कर दूँगी। अरे बेटा, जब से तू आई है ना, मेरी तो सारी चिंता ही खत्म हो गई है। मेरा जाना ज़रूरी ना होता ना तो मैं ज़रूर घर में रुकती, पर अभी जल्दी है तो मैं निकलती हूँ। हाँ जी। मृदुला जल्दी जल्दी तैयार होकर सत्संग के लिए निकल जाती है। अरे माँ जी तो ढंग से कुछ बताकर भी नहीं गई,
बस कुछ भी बना लेना कहकर निकल गई। ये कुछ भी बना लेना ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। अच्छा ऐसा करती हूँ, यश को कहकर थोड़ा पनीर और मटर मंगवा लेती हूँ, मटर पनीर बन जाएगा। अभी सुकन्या सोच ही रही थी कि इतने में उसकी ननद स्मृति उसके पास आती है। अरे भाभी, मम्मी का अभी अभी मेरे फ़ोन पर कॉल आया था। मम्मी ने बस इतना ही कहा है कि उनके फ़ोन में बैटरी कम है, इसलिए उनका फ़ोन ऑफ होने वाला है। और वैसे तो मौसी के लिए कुछ भी बना सकती हैं आप, लेकिन अभी अभी ना मम्मी को याद आया कि मौसी जी को बचपन से दूध और दूध से बनी चीज़ों से एलर्जी थी, तो उनके लिए ना चाय वगैरह नहीं बनानी है। और भिंडी, बस इतना ही कह पाई थी कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मम्मी जी भिंडी वाली बात पूरी नहीं कर पाई। हो सकता है मौसी जी की फेवरेट भिंडी हो और मम्मी ये कहना चाह रही हो कि उनके लिए भिंडी बना लेना। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो भाभी। अरे यार अच्छा हुआ ना मम्मी जी का फ़ोन आ गया। उन्हें दूध से बनी चीज़ से एलर्जी है, इसका मतलब वो पनीर भी नहीं खाएंगी, मतलब कुछ और ही बनाना पड़ेगा। भाभी ऐसा करो ना, गोभी बना लो। आलू गोभी खाकर ना मज़ा आ जाता है। और देखो ना कितने दिन से हमारे यहाँ बनी भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, गोभी का सीज़न थोड़ी ना है। मटर गोभी गाजर इस सीज़न में तो बाज़ार में कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब अगर पनीर नहीं बनाना है तो गर्मियों की सब्ज़ी में तो सिर्फ भिंडी ही खाने लायक होती है, और शायद मम्मी जी भी यही कहना चाहती थी। ऐसा करती हूँ, भिंडी मंगवा लेती हूँ। एक सब्जी बनाने से तो काम नहीं चलेगा, मम्मी ने कहा था कम से कम 2 सब्जी तो बनानी है। अच्छा तू चिंता मत कर, मैं भिंडी की ही 2-3 तरह की बढ़िया रेसिपीज तैयार कर देती हूँ। सुकन्या बाजार से 2 किलो भिंडी मंगाती है और फिर उसके बाद भिंडी की स्पेशल रेसिपीज बनाना शुरू करती है। 3 घंटे की मशक्क़त के बाद वो भिंडी 2 प्याज़ा, बेसन वाली भिंडी और भिंडी के कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेती है। आपने तो इतनी बढ़िया बढ़िया भिंडी की रेसिपी बनाई है माँ से तो खुशी से फूल ही नहीं समाएंगी। कितनी अच्छी भिंडी बनाती हो भाभी आप। पता नहीं मम्मी भिंडी को देखकर टेढ़े मेढ़े मुंह क्यों बनाती हैं। हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है ना, किसी को कोई सब्जी पसंद नहीं होती है, इसलिए मम्मी जी भिंडी नहीं खाती। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुझे टिंडे भिंडी और तोरी पसंद नहीं है। टिंडे, छी भाभी किसका नाम ले लिया आपने भी। और वैसे ना ये बात तो मैं समझ गई हूँ कि गर्मियों के मौसम में कोई मेहमान आ जाए ना तो बड़ी मुसीबत है, कोई ढंग की सब्जी मिलती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। पिछले 1 हफ्ते में तीसरी बार मेहमान के लिए भिंडी बन रही है। कोई भी मेहमान आ जाए बस भिंडी की सब्जी और मटर पनीर से ही काम चलाना पड़ रहा है। खाना बनकर तैयार हो गया था और कुछ ही देर में मौसी जी भी घर आ गई थी। प्रणाम मौसी जी, सफ़र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस पहली बार आ रही हूँ ना, एड्रेस ढूंढने में थोड़ी सी समस्या हुई। लेकिन आजकल के ऑटो रिक्शा वाले सब मोबाइल में मैप लगा लेते हैं और चाहे जो एड्रेस बता दो फट से पहुँचा देते हैं। हमको ना बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं पहुँच पाएंगी कि नहीं, लेकिन ऑटो वाले ने कहा कि बैठिए माता जी अभी पहुँचा देते हैं। हाँ मौसी जी, आजकल तो लोकेशन बता दो, गूगल खुद आपको घर तक छोड़ देता है। अच्छा आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं चाय नहीं पीती, दूध की चाय मुझे सूट नहीं करती। अरे हाँ मौसी जी, मम्मी बता कर गई हैं। वो क्या है ना, आदत है ना मेहमानों को चाय नाश्ता पूछने की, तो मुंह से निकल गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ ठंडा बना कर लाती हूँ, वैसे भी बाहर कितनी गर्मी है। सुकन्या जाकर रसोई में मौसी के लिए ठंडा शरबत बनाने लगती है। शरबत पीने की कुछ देर बाद, अरे बेटा जीजी कब तक आएंगी, कुछ बता कर गई है क्या? मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगी, शाम तक निकलना भी है मुझे। वो मम्मी जी को ना ज़रूरी काम आ गया था इसलिए वो चली गई। आप बेफिक्र रहिए, आधे घंटे में आती होंगी, तब तक आप खाना खाइए। लंबा सफ़र करके आपको भूख भी लगी होगी। हाँ बेटा भूख तो लगी है, चल तू खाना खिला दे, फिर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सुकन्या मौसी जी का खाना लगाती है। अरे बेटा ये क्या बनाया है तूने खाने में? आप ही देख लीजिए, आपका मन खुश हो जाएगा। भिंडी के कोफ्ते, भिंडी 2 प्याज़ा और ये स्पेशल ग्रेवी वाली भिंडी। क्या सारी की सारी भिंडी? अरे तुम्हारे घर में क्या भिंडी का बगीचा है जो सारी सब्जियां भिंडी की बना दी? मौसी जी क्या हो गया, भिंडी के नाम से आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? भिंडी तो आपकी फेवरेट है ना। हे भगवान, किसने कह दिया तुमसे कि भिंडी मेरी फेवरेट है? मैं भिंडी देख लूँ ना तो उस दिन मेरे मुंह से खाना नहीं उतरता, इतनी चिढ़ है मुझे भिंडी से। और तूने थाली में 5 तरह की भिंडी बनाकर मेरे सामने परोस दी। और जीजी को तो बहुत अच्छे से पता है कि मैं बचपन से भिंडी के नाम से चिढ़ती हूँ,
फिर भी उन्होंने अपनी बहू से कहकर मेरे लिए भिंडी बनवाई। वाह, खूब खातिर की तुम सास बहू ने मेरी। एक तो बहन को घर पर बुलाकर खुद मुझे घर पर मिली नहीं, ऊपर से मुझे भिंडी परोस रही हैं। मौसी जी शांत हो जाइए, इसमें मम्मी जी की कोई गलती नहीं है। दरअसल उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, शायद वो यही कह रही थी कि आपको भिंडी से चिढ़ है, लेकिन मुझसे गलती होगी। मैंने समझ लिया कि मम्मी जी कहना चाह रही है आपको भिंडी पसंद है, क्योंकि सिर्फ भिंडी शब्द पे ही फ़ोन कट गया था। मैंने ना इसीलिए स्पेशल भिंडी की रेसिपीज़ बनाकर तैयार कर दी। आप बिल्कुल भी नाराज़ मत होइए, आप बस मुझे 15 मिनट का समय दीजिए, मैं आपके लिए बाहर रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर देती। अरे रहने दे तू, ये नाच पिटे रेस्टोरेंट वालों का खाना मैं नहीं खाती। पता नहीं क्या क्या आउमीन चाउमीन बना कर रख देते हैं। नहीं मौसी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एकदम शुद्ध शाकाहारी देसी थाली ऑर्डर करूँगी। आपको पेट भर के स्वादिष्ट खाना मिलेगा, आप बस नाराज़ मत होइए। सुकन्या नहीं चाहती थी कि वो सास की खास मेहमान चांदनी मौसी को नाराज़ करे, इसलिए वो आनन फानन में बासी के एक रेस्टोरेंट में से एक वेज थाली ऑर्डर कर देती है। तकरीबन आधे घंटे बाद रेस्टोरेंट वाला थाली लेकर घर आता है। देखिए मौसी जी, मैंने कहा था ना अभी आधे घंटे में डिलीवरी आएगी। लगता है आपके खाने की डिलीवरी आ गई, अभी आपके लिए परोस कर लाती हूँ। सुकन्या डाइनिंग टेबल पर थाली में खाना लगाती है। अरे यार, ये क्या है? इन्होंने तो मटर पनीर की सब्जी और भिंडी भेजी है। ये देखो, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी। देखो तो, रेस्टोरेंट से खाना मंगाया तो उसमें भी पनीर और भिंडी है, मतलब वही दो चीज़ मंगवाई जो मैं खा नहीं सकती। वाह जीजी वाह, खूब सम्मान किया मेरा तुम दोनों सास बहू ने। मेरी जो मेहमान नवाजी की है ना, कभी भूलूंगी नहीं, और आज के बाद कभी भी भूलकर तुम्हारे दरवाजे नहीं आऊँगी। हर देखो तो 2 बजे के बाद तो मैं खाना भी नहीं खाती। मेरा तो खाने का समय निकल गया, अब तो पूरा दिन मैं भूखी रह जाऊंगी। ऐसी बात नहीं है मौसी जी, मुझे पता ही नहीं था कि थाली में वो मटर पनीर और भिंडी की सब्जी भेज देंगे। आप बैठिए, मैं भी आपके लिए कुछ और बना देती हूँ, आप बस नाराज़ मत होइए। बताइए ना क्या खाएंगे आप? अच्छा आप रुकिए, मैं अभी अपनी पड़ोसन को फ़ोन करती हूँ, अगर उसके यहाँ कुछ अच्छा बना होगा ना तो मैं आपके लिए मंगवा देती हूँ। आप बेफिक्र रहिए, हमारा ऐसा लेन देन अक्सर चलता रहता है। अरे महिमा, आज तूने लंच में क्या बनाया है? यार मैंने तो स्टफ्ड ओकरा बनाया है। अरे वाह, नाम तो बड़ा फैंसी सा लग रहा है। अच्छा प्लीज़ तू 1 कटोरी भिजवा देगी, अचानक से ना मेरे घर कुछ गेस्ट आ गया है। अरे क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। फ़ोन रखने के बाद बस 2 मिनट मौसी जी, महिमा ने खाना बिल्कुल अभी बनाकर तैयार किया है, वो लेकर आती होगी, आप उसके हाथ की बनी सब्जी से खाना खा लीजिएगा। 5 मिनट के अंदर ही दरवाजे की घंटी बजती है और सुकन्या दौड़कर दरवाज़ा खोलने जाती है। सामने महिमा एक टिफ़िन में सब्जी लेकर मुस्कुराते हुए खड़ी थी। थैंक यू महिमा, आज तूने मेरी इज्जत बचा ली। सुकन्या जल्दी से जाकर डाइनिंग टेबल पर थाली में जैसे ही सब्जी पलटती है, मौसी और सुकन्या अपना सर पीट लेते हैं। पड़ोसन ने क्या बनाया था? स्टफ्ड ओकरा, मतलब भरवा भिंडी। बचने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। अगले 5 सेकंड में दीवार पर लगी घड़ी 2 बजे की ओर इशारा कर रही थी। मौसी जी खा जाने वाली नज़रों से सुकन्या को घूर रही थी और सुकन्या अपनी जान बचाकर कमरे की ओर दनादन भाग रही थी। थप्पड़ खाएगी क्या? समझ में नहीं आता कि एक बार बोला कि पोछा ठीक से लगा, जमीन में शक्ल दिख सके वैसा। माँ जी मैं तो ठीक से ही सफाई कर रही हूँ, अब ज़मीन की कालूस निकल ही नहीं रही तो मैं क्या करूँ? मुझसे जबान लगाने की हिम्मत तो मेरे बेटों में नहीं है। थप्पड़ खाएगी तो मुझसे बहस करेगी तो। काम वाली मुंह बंद करके चुप होकर काम में लग जाती है। उर्मिला जब देखो सब पर रोब जमाती रहती। उर्मिला ने अपने तकिया कलाम से सबको परेशान करके रखा था, लेकिन उर्मिला का लोगों में इतना खौफ होता है कि कोई उससे कुछ नहीं कहता। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज एकता तैयार होकर बार बार दरवाजे की ओर देखती रहती है। ये देखकर उर्मिला अपनी बहू से कहती है, ये तू क्या गेट पर दिखी जा रही है? हाँ, कभी गेट पर तो कभी मोबाइल पर। मम्मी जी वो मैं उमेश का इंतज़ार कर रही हूँ, हम लोग मूवी जाने वाले हैं ना। उतने में ही उमेश वहाँ आता है तो उर्मिला कहती है, थप्पड़ खाएगा तू? मेरी बहू को इतनी देर से इंतजार करवा रहा है? जब टाइम दिए हो तो वक्त पर घर भी आओ। थप्पड़ खा खा कर तो बड़ा हुआ मैं, तुम मार ही लो माँ। उर्मिला हंसने लगती है और दोनों मूवी चले जाते हैं। इधर शाम को उर्मिला की एक पड़ोसन सुषमा उससे मिलने उसके घर आती है। सुषमा को देखते ही उर्मिला कहती है,
आज मेरी याद आई तुझे। क्यों आई तू आज? हैं? थप्पड़ खाएगी क्या? जैसी आई है वैसे ही चली जा। बहुत दिन हो गए तुझसे मिले, तो मैं तुझसे मिलने आ गई। कब तक तू मुझसे मुंह फुला कर रखेगी? थप्पड़ खाएगी क्या तू? हैं? मेरी पक्की सहेली बोलती है ना खुद को, तो मुझे मनाने क्यों नहीं आई? अरे अब आ गई हूँ ना, अब तो मान जा। सुषमा और उर्मिला गले मिलती है और साथ में चाय पकोड़े खाती हैं। फिर उर्मिला कहती है, अरे सुषमा, मैं ना विक्की की शादी करना चाह रही हूँ, लेकिन विक्की के लिए कोई ढंग की लड़की नहीं मिल रही। तू ही कोई लड़की मेरे विक्की के लिए देख कर बता ना। तू सुन रही है क्या मेरी बात? थप्पड़ खाएगी हाँ? मेरी बातों का बुरा मत मानना उर्मिला। तेरे घर में कौन अपनी बेटी देगा? कैसे देगा? जिस तरह से तू सब पर रोब दिखाती है, हर बात में कहती है थप्पड़ खाएगी थप्पड़ खाएगी, कौन ही तेरे घर में अपनी बेटी देगा? ये सब सुनकर सबको यही लगता है कि तू बहुत बदमाश है। मोहल्ले की औरतें इसीलिए तुझसे और तेरे परिवार से रिश्ता नहीं रखना चाहती। थप्पड़ खाएगी वो? मैं कौन सा उनसे रिश्ता रखने के लिए मरी जा रही हूँ? मत रखे रिश्ता, मुझे भी नहीं रखना उनसे रिश्ता। अरे शांत शांत मेरी माँ, मैं तुझसे ये कहना चाह रही हूँ कि तू अपनी ये आदत ना छोड़ दे। मुझे पता है तू अच्छी है, लेकिन सबको तो नहीं पता ना। बाकी अपने मोहल्ले वाले कम थोड़ी ना है भड़काने में। जो रिश्ता लेके आएगा उसके कान भर देंगे। ये कौन सी बात हुई? मैं ये नहीं छोड़ सकती। तब तो फिर हो गया। ठीक है, मैं अपने तरीके से कोशिश करती हूँ। इधर विक्की के लिए सब लड़की ढूंढने में परेशान रहते हैं। उधर अंकिता के घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढने में लगे रहते हैं। एक रोज अमर सुलोचना से कहता है, तुम्हारी बेटी के कारण कहीं भी उसका रिश्ता होना मुश्किल है। मैं बोल बोल कर थक गया कि उसकी आदत छुड़वा दो वरना मुश्किल होगी, लेकिन तुम कहाँ मानने वाली हो। बेटी को और सिर पर चढ़ाओ। आप तो मुझे ही कहते हैं, मैं क्या करूँ? अब क्या इतनी बड़ी बेटी को मारूँ? इतने में ही अंकिता अपने कॉलेज से आती है और सुलोचना की बात सुनकर कहती है, तो मार ना, कौन सा मार खाकर भी मेरी आदत छूट जाएगी? हाँ? सुलोचना अपना माथा पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, सुधर जा वरना जिंदगी भर कंवारी घर पर बैठी रहेगी। अंकिता मुस्कुराकर चली जाती है। इधर विक्की अपनी शादी ना हो पाने के कारण परेशान हो जाता है। एक रोज उसके स्कूल में रीयूनियन का फंक्शन होता है और वो कॉलेज जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी जूनियर अंकिता से होती है, जिससे पहली मुलाकात में वो दिल दे बैठता है। अंकिता, तुम बहुत खूबसूरत हो। पहली नज़र में मैं तो अपना दिल हार गया हूँ। अंकिता को भी विक्की पसंद आ जाता है और वो सोचती है कि अगर उसने कुछ कहा और उसके मुंह से उसका तकिया कलाम निकल गया तो विक्की भी उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वो सिर्फ मुस्कुराकर चली जाती है। कुछ तो कहो, मेरी धड़कन रुकी जा रही है। विक्की पूरी पार्टी भर अंकिता के आगे पीछे घूमता रहता है। तभी अंकिता की लड़ाई एक लड़की से हो जाती है और वो बोल पड़ती है, तो मार ना, हाथ तोड़कर हाथ में रख दूंगी। मुझे कोई छू सके ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। तू तो गई, तूने मुझे छेड़ा है ना, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे तो मार ना, मार तो। अंकिता और उस लड़की में बहुत लड़ाई होती है और अंकिता हर दूसरी बात पर तो मार ना कहती रहती है। विक्की को लगता है कि अंकिता ये सब गुस्से में कह रही है, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कॉलेज से घर जाने के बाद विक्की बस अंकिता के ख्यालों में खोया रहता है और उसका नंबर जुगाड़ कर उसे मैसेज करता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को नहीं अपनाएंगे तो हम भागकर शादी कर लेते हैं। मुझे डर है कहीं वो तुम्हें मार ना दे। अरे तो मारे ना, मैं भी देखती हूँ। अरे तुम बस भाग चलो ना मेरे साथ। अरे तो मारे ना, मैं तो यही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ भागने में कोई ऐतराज नहीं है। विक्की भागकर अंकिता से शादी कर उसे अपने घर ले आता है। विक्की को लड़की के साथ देखकर उर्मिला के घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। एकता कहती है, बड़ी मुश्किल से देवरानी का मुंह देखने को नसीब हुआ है। देवरानी जी, ये कलश गिराकर घर में आ जाओ। थप्पड़ खाएगी, पहले बहू की आरती कर। एकता नई बहू की आरती करती है। अंकिता घर में आती है और सबके पैर छूती है। सबसे पहले वो एकता के पैर छूती है। ये देखकर उर्मिला को गुस्सा आ जाता है। थप्पड़ खाएगी, मेरे पैर छूने होंगे पहले, मैं तुम्हारी सास हूं। तो मार ना, मुझे कौन सा पता होगा कि किसके पैर कब छूने। सब हंसने लगते हैं और सुषमा कहती है, लगता है बहू बहुत मजाकिया है।
अंकिता की बात को सब मजाक में ले लेते हैं। अगले दिन अंकिता की पहली रसोई होती है। अंकिता सुबह नहा धोकर तैयार होकर रसोई में चली जाती है। अंकिता, अच्छे से खाना बना लेना, आज तुम्हारा खाना खाकर सब खुश हो जाएंगे। जी भाभी। अंकिता खाना बनाकर सबसे पहले एकता को परोसती है, फिर सबको देती है। ये देखकर उर्मिला अपनी आंखें लाल करके कहती है, थप्पड़ खाएगी, सास सबसे पहले होती है ना ससुराल में। अरे तो मारो ना, भूल गई मैं कि आप मेरी सास हो। आप तो मुझे अपनी जेठानी जी जितनी यंग दिखती हो, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि सास कौन है और कौन जेठानी है। थप्पड़ खाएगी बहू, तू भी ना कुछ भी बोल रही है, इतनी भी यंग नहीं दिखती मैं। तुम मारिए ना सासू माँ, एक भी झूठ कहा हो तो। हाँ, सब हंसने लगते हैं। अब खाना भी खाया जाए। मम्मी तो आज खुश हो गई, इतनी तारीफ जो हो गई है। इतनी जवान दिख रही है कि बहुएं भी उनके सामने फेल है। थप्पड़ खाएगा तू। सब खाना खाकर अंकिता के खाने की तारीफ करते हैं। अंकिता, खाना तो बहुत मस्त बना है। देवर जी, अब तक कहाँ छुपा रखा था मेरी देवरानी को? अब तो मिल गई है ना। अब दोनों देवरानी जेठानी खाने के साथ साथ रील्स भी बनाना। ये सही कहा, हमारे घर की बहुओं के जलवे भी तो लोगों को पता चले। थप्पड़ खाओगे जब देखो बेकार की बातें करते रहते हो। आज शाम को अंकिता की मुंह दिखाई है, मोहल्ले की औरतों को भी पता चलना चाहिए कि मेरी बहुएं कितनी सुंदर है। उन लोगों के मुंह पर मुझे थप्पड़ मारना है। अंकिता, तू शाम में तैयार हो जाना। उर्मिला सुषमा को फोन करके अपने घर बुला लेती है। आज तो पूरे मोहल्ले में आग लगी पड़ी है तेरे घर में बहू को देखकर। शाम में सबके मुंह देखने लायक होंगे। थप्पड़ खाएगी तू, मुंह देखने लायक नहीं होंगे, क्योंकि आने के बाद घर की सजावट और खाने देखकर उनकी आंखें फटी रह जाएगी। तब देखना कैसे चिपकेंगी ये औरतें मुझसे। शाम को मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं और अंकिता भी तैयार होकर घूंघट में बैठ जाती है। औरतों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक एक करके सब अंकिता की मुंह दिखाई करती है और थक कर अंकिता अपना घूंघट ऊपर कर लेती है। ये देखकर उर्मिला सबके सामने उससे कहती है, थप्पड़ खाएगी, नीचे कर घूंघट। तो मार ना, इतनी घुटन हो रही है इस घूंघट में। अंकिता की बात सुनकर सब औरत मुंह दबाकर हंसने लगती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। बहू तो आती ही रंग दिखा रही है, सास को पलटकर जवाब दे रही है। बहुत गुरूर आ गया था ना उर्मिला को, हमें नीचे दिखाने बुलाया था और खुद की नाक कट गई। हमें क्या है, खाओ पियो और मजे लो दोनों सास बहू के। औरतों की बातें सुनकर उर्मिला का खून खौलने लगता है। अंकिता की मुंह दिखाई खत्म होती है। मोहल्ले की सारी औरतें चली जाती है। उर्मिला अंकिता को खरी खोटी सुनाने लगती है। थप्पड़ खाएगी, अपनी सास को सबके सामने नीचा दिखाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे सबके सामने कह रही है मारना। इतने में सुलोचना और अमर वहां जाते हैं और सुलोचना सारी बात बताती है। समधन जी, ये ना अंकिता का तकिया कलाम है। विकी, तुमने तो अंकिता से शादी करके हमें धन्य कर दिया। उर्मिला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो विकी से कहती है, थप्पड़ खाएगा तू, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मुझे कौन सा पता था कि सास बहू एक जैसे निकलेगी। सब हंसने लगते हैं। तब उमेश और एकता बोल पड़ते हैं, तो मार ना। तो मार ना।